हेलो एवरीबॉडी, आ जाइए जल्दी से। वी आर लाइव एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि इतना लेट हो गया है, लेकिन देयर वर सम टेक्निकल इश्यूज बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा डिले हो गया है। बट आई एम अज्यूमिंग नाउ कि एवरीथिंग विल गो फाइन एंड मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अब आप लोग आ जाइए, लाइव आ जाइए। यू कैन सी द चैप्टर नंबर 8 इज़ योर कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। ये कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस का जो चैप्टर है, आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। डिले हो गया है सेशन, सो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हो पाए उतना कवर कर दूँ। पूरा कवर कर पाऊँगी, आई डोंट नो अबाउट दैट। ऑडियो वीडियो करेक्ट है या नहीं है, एक बार सब मुझे बता दें, अगर कोई लाइव यहाँ पर अभी देख रहा है तो। बहुत ज़्यादा व्यूअर्स अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि आई स्टार्ट द वीडियो नाउ एंड जो ज्वाइन करते जाएंगे उन लोगों को आगे का सेशन मिल जाएगा, बैक जा कर के देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। सो कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस इज़ व्हाट? कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस, पहले तो मैं सबसे पहले एक काम करना चाहूँगी कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी व्हाट इज़ द ओहो ये क्या खुला हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, व्हाट इज़ द लेंथ वेटेज ऑफ दिस चैप्टर। वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज, अगर मैं बात करूँ, इको का सिलेबस यहाँ पर खुला हुआ था, कुछ चीज़ें हो गया तो वो वहाँ से चला गया है। मैं अगर आपको इको का रिवाइज्ड सिलेबस दिखाऊं जहाँ पर मार्किंग दी हुई है स्टूडेंट्स, सो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो इको का रिवाइज सिलेबस की मार्किंग के अकॉर्डिंगली अगर इस चैप्टर को मैं देखूं तो ये रहा आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस का चैप्टर, एंड उसके साथ दूसरे चैप्टर्स भी हैं। ये पूरी ये वाला पूरा सेक्शन जो है, इसको पूरा जो यूनिट है यहाँ तक के, जिसमें मार्केट मैकेनिज्म है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन है एंड कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस है, ये पूरा का पूरा जो है 12 नंबर का बनता है। ठीक है, सो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ कि कितना परसेंटेज है, तो ये अराउंड 15%, अराउंड नहीं, एग्जैक्टली 15% आउट ऑफ योर 80 मार्क्स में से 15% के लिए ये जो चैप्टर है इसकी वेटेज है। ओके, अब देखिए कि इस कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस के अंदर हमको करना क्या है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू एनालिसिस के अंदर हमारे पास है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, द मीनिंग एंड रिलेशनशिप है। इसके साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट का रेवेन्यू आगे वाला पार्ट आ जाता है। तो अभी मैं जो सबसे पहले पार्ट की तरफ जा रही हूँ वो है हमारा कि कॉस्ट किसे कहा जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह को थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो लग रहा है कि ये काफ़ी इजी पार्ट है, इसको आप कर पाएंगे। मैं जिस पार्ट की तरफ जा रही हूँ वो है आपका टोटल फिक्स कॉस्ट एंड व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, TC, TVC, TFC, इस कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। TVC, TFC के कॉन्सेप्ट की तरफ अगर मैं जाऊं तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट की। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है बच्चों? टोटल फिक्स कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज लाइक, हम बात करते हैं एक फिक्स कॉस्ट यहाँ पर इनकर हो रही होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ
लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस मतलब कि अगर मैं बात करूं कि हमारा फैक्ट्री में 0 प्रोडक्शन हो रहा है, 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, 200 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है या 300 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, हर समय एक शॉर्ट रन के अंदर एक ही जैसी कॉस्ट जो है इनकर होती रहेगी, कांस्टेंट इनकर होती रहेगी, उस कॉस्ट को बोला जाता है टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का जो बिहेवियर है, टोटल फिक्स कॉस्ट फ्लैट होती है शॉर्ट रन में। अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन के अंदर तो ऐसा कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं होता है, ना तो लॉन्ग रन के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कोई वेरिएबल फिक्स फैक्टर। आपको सारे के सारे जो फैक्टर्स दिखाई देते हैं लॉन्ग रन के अंदर वो होते हैं वेरिएबल फैक्टर, मतलब कि वहां पे ये जो डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड है वो सब चेंज हो जाता है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन के अंदर आएगा। शॉर्ट रन के अंदर हम देखते हैं विच इज इनकर्ड बाय द फर्म ऑन यूजिंग द फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर नॉर्मली के, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, उसे आता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो किया है वो हो सकता है प्लांट मशीनरी वगैरह के ऊपर किया हुआ खर्चा। तो ये जो नीचे आपको कर्व दिखाई दे रहा है टीएफसी का कर्व ऐसा होता है, दिस इज पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस। पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पर हमको कुछ भी चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देता। इट इज जस्ट लाइक योर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व की तरह ये पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस होती है। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग। ओके, अगर कुछ प्रोडक्शन होता है तो वेरिएबल कॉस्ट होती है, कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है तो वेरिएबल कॉस्ट इनकर नहीं होती है। मतलब इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट आर यू प्रोड्यूसिंग। इफ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग देन योर टोटल कॉस्ट इज नॉट गोइंग टू बी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट गोइंग टू बी इनकर्ड। एंड इफ यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, बिकॉज पर यूनिट बेसिस के ऊपर जो आपकी कॉस्ट है वो इंक्रीज होनी चाहिए। अब क्या हो रहा है, इसका बिहेवियर आप देखेंगे तो ये है पहले डाउनवर्ड कॉन्केव, फिर उसके बाद अपवर्ड कॉन्केव की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारा पार्ट हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन से इंटरलिंक कर देखना पड़ेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज करती है। इसकी जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो पहले स्लो रहती है, फिर क्या हो जाती है वो इंक्रीज ज़्यादा रेट से होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की फर्स्ट स्टेज को ख़त्म कर लिया होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की सेकेंड स्टेज को भी आप क्रॉस कर चुके होते हैं और उसके बाद आप पहुंच गए होते हैं कहाँ पर, आप पहुंच गए होते हैं अपनी थर्ड स्टेज में। और जैसे ही आप थर्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं, थर्ड स्टेज में पहुंचने के बाद आपका जो डिसप्रपोर्शन हो जाता है उसकी वजह से दिस हैपन सो कि आपकी जो कॉस्ट है वो अब इंक्रीज होने लगेगी और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब टोटल कॉस्ट की तरफ देखें तो टोटल कॉस्ट इज इनकर्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ इनपुट, जिसके अंदर टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। इसे ध्यान रखेंगे, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी का मतलब ये है कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है। एक तो है टोटल फिक्स कॉस्ट और दूसरा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टीसी इज इक्वल टू टीसी प्लस टीएफसी। अब एक बहुत मजेदार बात यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलती है, वो ये है कि टीसी एंड टीवीसी का जो डिस्टेंस है ये है दोनों पैरेलल लाइन की तरह चल रहा है, इनका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो सेम रहता है। रीजन बीइंग दैट टीएफसी यहाँ पर चेंज ही नहीं हो रहा होता है, तो आपका टीसी एंड टीवीसी जो है दोनों बराबर चल रहा होता है, दोनों कांस्टेंट मतलब जो पैरेलल लाइन की तरह ये मूव कर रहे होते हैं। ओके, सो आपका टीसी एंड टीवीसी दोनों पैरेलल लाइन की तरह मूव करेगा। रीजन इज टीएफसी, क्योंकि टीएफसी जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। तो इन दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट ही रहने वाला है। ओके, अब हम चलते हैं ये देखने के लिए कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। आप देखिए कि टीएफसी जो है, टीएफसी कांस्टेंट 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 इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट ये जो है इनकर होता है। वेयर एज अगर मैं बात करूं टीवीसी एंड टीसी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है यही टीएफसी। एंड आप देखेंगे जीरो रह रहा है टीवीसी एट द बिगिनिंग, मतलब कि जहां पर आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, जीरो लेवल होता है, वहां पर टीवीसी देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा टीवीसी इंक्रीज होता चला जाएगा एंड सो डू द टीसी कर्व विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो टीसी कर्व का शेप एंड टीवीसी कर्व का शेप एक जैसा ही है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि टीवीसी कर्व जो है वो स्टार्ट होगा ओरिजिन से, जीरो पर जीरो कॉस्ट, जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जीरो कॉस्ट, लेकिन
आपकी जो कॉस्ट है वो जो टोटल कॉस्ट है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। वो कभी भी जीरो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट इंक्लूडेड है। टोटल कॉस्ट के अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट इंक्लूडेड है, जो कि कभी भी जीरो नहीं होती। आप देख सकते हैं कि आपका TFC भी कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम वाई एक्सेस, एंड इसी की वजह से हमारा जो TC कर्व है, TC कर्व हैज ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम वाई एक्सेस ओनली। सो अगर मैं बात करूँ TC की, TVC की एंड TFC की, तो उसमें से सिर्फ TFC ऐसा है, TVC ऐसा है जो कि जीरो से स्टार्ट होगा, बिकॉज जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे TVC इज गोइंग टू बी जीरो। वेर एज TC की बात करें हम या TFC की बात करें तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट कर्व्स क्या होते हैं। एवरेज कॉस्ट, अगर मैं न्यूमेरिकली एवरेज कॉस्ट को एक्सप्लेन करूं तो एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट। अब अगेन अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात करें तो एवरेज कॉस्ट के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। व्हाट आर दीज टू कंपोनेंट्स? एक होता है टोटल फिक्स कॉस्ट को जब हम Q से डिवाइड करेंगे तो आएगा AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट। और अगर हम वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को Q से मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा AVC। सो AC इज इक्वल टू TVC प्लस TFC। जैसे कि हमने बोला TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, इसी तरह से AC इज इक्वल टू TVC प्लस TFC। एवरेज कॉस्ट का क्या बिहेवियर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपसे 2 मार्कर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। ये क्या होते हैं 2 मार्कर क्वेश्चंस? यहाँ पर देखिए आपसे कॉस्ट के बिहेवियर के बारे में पूछा जा सकता है कि अगर हमें ये बता दीजिए कि TVC का शेप कैसा होता है और TVC जो है वो कॉन्स्टेंटली फॉल क्यों करती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वाई TVC कर्व हैज अ कॉन्स्टेंट फॉल बट इट नेवर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। बच्चों को कई बार इसका आंसर पता होता है लेकिन वो उसको लिख के नहीं आ पाते। अभी आपको इसका आंसर कैसे लिख के आना है उसके बारे में भी बताऊंगी और ये इसका रीजन भी बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है कि TFC कर्व जो है वो कॉन्स्टेंटली फॉल कर रहा है। अगर आप देखें तो ये है हमारा TFC कर्व। मैं इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा करके यहाँ ले जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये है हमारा AFC कर्व, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। अब आप एवरेज फिक्स कॉस्ट को देखिए। एवरेज फिक्स कॉस्ट पहले आया कैसे, मैं आपको लिख के बता दूं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट को हमने निकाला TFC डिवाइडेड बाय Q करके। अब हमने एक बात पहले ही देख ली है कि जो TFC होता है, ये देखिए ये TFC है। TFC तो कांस्टेंट है, यहाँ पर इस एग्जाम्पल पर 120 120 120। और हम इसे डिवाइड किससे कर रहे हैं बच्चों? ये देखो, हम इसे पहले डिवाइड कर रहे थे 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से एंड 6 से। मतलब हमारा जो न्यूमरेटर है वो कांस्टेंट है और हमारा डिनोमिनेटर बड़ा 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 होता जा रहा है। जब भी ऐसा होगा कि न्यूमरेटर इज कांस्टेंट एंड डिनोमिनेटर जो है बड़ा 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 होता जा रहा है तो ऑब्वियसली यू नो कि आपका आंसर जो है वो शॉर्टर एंड शॉर्टर एंड शॉर्टर आता जाएगा। इसकी वजह से हम देखते हैं कि AFC मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो है वो फॉल करता जाता है, लेकिन कभी भी एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जीरो नहीं हो सकता है। रीजन इज दैट कि आपका TFC कभी भी जीरो नहीं होगा। इसी वजह से आपका जो फिक्स कॉस्ट कर्व है वो भी आपका ये नीचे नहीं जा रहा होता है, मतलब नीचे जाके इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होता है। किसके साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होता है? विद द आपका एक्स एक्सेस के साथ इसका इंटरसेक्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा। कोई भी इंटरसेप्ट हमको देखने के लिए नहीं मिलता है एक्स एक्सेस के साथ इसका। अब अगर मैं देखूं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व की तरफ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसे निकलता है? सबसे पहले तो ये देख लीजिए ये AVC आता कैसे। ये AVC आता है जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को Q से डिवाइड करते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम Q के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है ये। ओके, अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हमें TVC को डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 इससे हम डिवाइड करते जा रहे हैं। तो आपने अगर TVC को देखा है तो TVC देखिए क्या हो रहा है। TVC इनिशियली आपका इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद और इंक्रीज हुआ, बढ़ता जा रहा है। मतलब इनिशियली स्लो रेट से इंक्रीज हुआ, उसके बाद ज़्यादा रेट से इंक्रीज होने लगा। ओके, राइट टू लर्न, गुड मॉर्निंग दीदी, गुड इवनिंग बेटा जी, ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए अब यहाँ पर देखिए
क्या हो रहा है, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली ये फॉल करा, 40 से 38 पे आया, 38 से 34 पे आया, फिर 33 पे आया। मतलब मैं बोलूँ एक तरीके से यहाँ तक ये इसने क्या किया, फॉल किया, पॉइंट ए तक फॉल किया, और उसके बाद इसने क्या किया, इसने राइज करना स्टार्ट कर दिया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जैसा कि मैं बोलती चली आ रही हूँ पहले से कि बेटा आपको यहाँ पर क्या याद होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि फर्स्ट स्टेज में जो कि है आपकी रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न की स्टेज, वहां पर आपका प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे आप वन मोर लेवल ऑफ आउटपुट में इंक्रीज करते जा रहे हैं वेरिएबल फैक्टर, वैसे वैसे क्या होता चला जा रहा है, वैसे वैसे आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है। जब हम स्टेज 2 में चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, वहां पर भी यही हो रहा होता है कि टीपी जो है मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, हाँ एमपी जो है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट वो 0 पे पहुंच जाता है। अब ये जो स्टेज 2 है, आपसे जब पूछा जाता है कि प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस टिल वेयर, तो ही शुड स्टॉप द प्रोडक्शन इन स्टेज 2। तो ये वही वजह है कि यहाँ पर उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो लोएस्ट होती है। अब स्टेज 3 में पहुंचने के बाद क्या होगा, स्टेज 3 में पहुंचने के बाद उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज करने लगेगी। रीजन इज दैट क्योंकि ये स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स है, यहाँ पर अब क्या हो चुका है, पूरी तरह से डिसप्रपोर्शन में आ चुके हैं दोनों चीजें। कौन सी दोनों चीजें? आपका फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हो गए कम और वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए हैं ज्यादा। उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। तो प्रोड्यूसर विल नॉट ट्राई टू प्रोड्यूस ओवर देयर, वो अपना प्रोडक्शन यहीं स्टार्ट कर देगा। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आपका जो एवीसी है वो भी इंक्रीज करने लगा है। अब पहुंच जाइए सबसे ऊपर वाले कर्व की तरफ, एटीसी की तरफ, एवरेज टोटल कॉस्ट। ये एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे आता है? ऑब्वियसली टीसी को जब डिवाइड करेंगे क्यू से तो आपका आता है एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, या मैं बोल सकती हूँ एवरेज टोटल कॉस्ट के अंदर AFC एंड AVC दोनों इंक्लूडेड है। इन दोनों को ऐड करके जो कर्व बनता है वो होता है एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। तो इसका बिहेवियर भी काफी कुछ AVC की तरह ही है। ये क्या होता है, ये इनिशियली फॉल करता है, फॉल करता है, फॉल करता है। ये जो पॉइंट नंबर B है, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर वो लोएस्ट पर पहुंच जाता है। उसके बाद ATC भी इंक्रीज करने लगता है। अगेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसका भी रीजन है कि ये क्या करता है, ये पहले स्टेज 1 में और स्टेज 2 में फॉल करता जाता है, और जैसे ही प्रोड्यूसर स्टेज 3 की तरफ जाता है, मतलब कि नेगेटिव रिटर्न की स्टेज पर जाता है, आपका एवरेज टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज करने लगता है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट को छोड़कर एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल करेगा, कंटिन्यूअस फॉल करेगा। रीजन इज दैट आपका न्यूमरेटर कांस्टेंट है एंड डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है, वेयर एज आपका एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगा, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका फॉल करता जाएगा, फॉल करता जाएगा टिल अ सर्टेन पॉइंट ओनली। उसके बाद वो राइज करना चालू करेगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो 3 बातें आपको याद रखनी है एवरेज कॉस्ट के बारे में। नंबर 1, एवरेज फिक्स कॉस्ट कीप ऑन फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग, लेकिन वो इंटरसेक्शन नहीं करेगा एक्स एक्सेस के साथ, मतलब कभी भी 0 नहीं बन जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट दोनों ही फॉल करेंगे, विल रीच टू मिनिमम एंड देन दे विल स्टार्ट राइजिंग। इस तरीके से ये दोनों बिहेव करेंगे। एंड एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है बेटा पर यूनिट कॉस्ट। तो हमेशा एक प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट मार्केट चैप्टर नंबर 11 में जाकर के आप देखेंगे कि वहां पर एवरेज कॉस्ट का भी जिक्र किया गया है। आप अगर चैप्टर नंबर 10 देखते हैं तो वहां पे MRMC अप्रोच है, लेकिन उसमें एवरेज कॉस्ट की चर्चा नहीं करी गई है। जबकि आप प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट मार्केट जब देखते हैं चैप्टर नंबर 11 में, तो वहां पे आपको एवरेज कॉस्ट को भी साथ में ला करके दिखाया गया है, समझाया गया है कि एवरेज कॉस्ट देखता है वो क्योंकि वो पर यूनिट कॉस्ट है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट दोनों ही हमने खत्म कर दिए। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज योर मार्जिनल कॉस्ट।
मार्जिनल कॉस्ट जो होती है दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ऑलमोस्ट नील है, ऑलमोस्ट क्या नील ही है। क्यों? क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, एक और यूनिट प्रोड्यूस कर दिया तो कितना हमें कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। एक और यूनिट प्रोड्यूस करने के ऊपर कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी? तो ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट जो फिक्स्ड ही है वो तो जीरो पर भी उतनी ही है, 100 यूनिट भी प्रोड्यूस कर लो उतनी ही है, 200 यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर लो तो उतनी ही है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जीरो पे जीरो और ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो ज्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट की से, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। ये लाइन जरूर लिख के आइए, ये बहुत अच्छी लाइन है, अच्छी इंग्लिश है यहाँ पर यूज करी गई है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। ये सब आपको लिखने की कोशिश करनी चाहिए जब आप अपना आंसर्स लिखकर आते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला क्या बना हुआ है, MCN मतलब nth यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TCN, nth यूनिट का टोटल कॉस्ट माइनस उसके प्रीवियस यूनिट, TCN -1 मतलब उसके प्रीवियस यूनिट के टोटल कॉस्ट से इसे हम माइनस करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब वन मोर एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट निकल के आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एक और फॉर्मूला दिया गया आपको डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। ये आपको याद दिला रहा होगा किसकी, ये आपको याद दिला रहा होगा K मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की भी याद दिला रहा होगा। वहाँ पे होता है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। तो डेल्टा जब भी यूज किया जाए, हम चेंज की बात करें तो चेंज इन कॉस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। सो डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q की अगर बात करें तो वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर भी एवरेज कॉस्ट के बिहेवियर की तरह ही होता है। मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली फॉल करती है और एक मिनिमम पॉइंट पर पहुंच जाती है। पॉइंट A जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। और इसके बाद ये क्या करना शुरू करता है, मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग। तो मार्जिनल कॉस्ट विल गो डाउन टिल अ सर्टेन पॉइंट। उसके बाद आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या करने लगेगी, वो फॉल करने लगेगी बच्चों। सो मार्जिनल कॉस्ट आपकी फॉल कर रही है, इसका मतलब कि क्या है कि इनिशियली फॉल करिए, मतलब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की एप्लीकेशन ये बोलती है कि इनिशियली स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में ऐसा होगा कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम होती जाएगी बिकॉज अब आप ज़्यादा अच्छे से अपने फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज कर पा रहे, उनके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तक पहुँच गए, स्पेशलाइजेशन तक पहुँच गए। और अगर मैं बात करूं थर्ड स्टेज की जहां पे नेगेटिव रिटर्न हो गया है, वहां पर जाकर क्या हो रहा है, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वहां पर प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि वहां पर आपने करना शुरू कर दिया है नेगेटिव रिटर्न, रिसीव करना शुरू कर दिया नेगेटिव रिटर्न। इसीलिए अब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है क्योंकि अब अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो आपको नया प्लांट, नई मशीनरी, नया कैपिटल लेके आना पड़ेगा जो कि शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो बिहेवियर है इसका रीजन है एवरेज कॉस्ट की तरह ही। आप इसका जो रीजन है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की थर्ड स्टेज में पहुंच चुके हैं। तो मतलब एवरेज कॉस्ट कर्व में जो हम ATC एंड AVC के लिए लिख के आते हैं वही चीज MC में लिखना है, लेकिन सिर्फ आपका AFC सेपरेट होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। ओके, चलिए अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट को देखने के लिए। रिलेशनशिप एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट का देखें तो व्हेन MC इज लेस देन AC, AC फॉल्स विद द इंक्रीज इन द आउटपुट। MC जो है वो AC से जब नीचे है तो ये फॉल कर रहा है। ये देखिए आपका ये AC कर्व है, ATC कर्व है, AVC कर्व है, दोनों ही फॉल कर रहे हैं, जबकि आपका MC इज लेसर देन योर एवरेज कॉस्ट। आप देखते हैं कि ये फॉल कर रहा है। ये हो गया पहला रिलेशनशिप। देन MC इज मोर देन AC व्हेन AC इज राइजिंग। When AC is rising, MC कहाँ चला गया, उससे ऊपर चला गया है। एंड MC is equal to AC when AC is constant। मतलब AC के जो मिनिमम पॉइंट है वहां पर आप देखेंगे कि इंटरसेक्शन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट होता है स्टूडेंट। सो इंटरसेक्शन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कहाँ होता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इंटरसेक्शन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट वहां पर होता है जहां पर एवरेज कॉस्ट इज इट्स मिनिमम। ओके, जो सबसे
मिनिमम पे जब आप एवरेज कॉस्ट पहुंच जाती है वहां पर होता है इंटरसेक्शन। ओके, अब एक बात और यहाँ का एक और ऑब्जर्वेशन है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और लिख के भी आना है अपने आंसर्स में, वो ये है कि जो फॉल की रेट होती है इन मार्जिनल कॉस्ट वो फास्टर देन फॉल की रेट इन एवरेज कॉस्ट होती है। एंड ऐसे ही अगर मैं राइज की बात करूं तो मार्जिनल कॉस्ट राइजेस फास्टर देन द एवरेज कॉस्ट। सो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रिलेशनशिप का एक भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोले SQB में, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में रिलेशनशिप का एक भी क्वेश्चन नहीं है, बट रिलेशनशिप के क्वेश्चन जो है वो काफी बार आ चुके हैं हमारे पुराने बोर्ड पेपर्स में। तो आपको याद रखना है कि ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन आ सकता है। अब वो 4 नंबर के लिए आएगा या 2 नंबर के लिए आएगा, कांट बी एनी आंसर फॉर दिस। आप प्रिपेयर रहिए कितने भी मार्क्स के लिए आ जाए। हाँ, इतना जरूर मैं बोल सकती हूँ कि 6 नंबर की इसकी औकात नहीं है। यस, 6 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देगा, बाकी 2 नंबर के लिए 4 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, ये जो डायग्राम है आप इसको इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज ये डायग्राम इटसेल्फ इज सफिशिएंट है। और हमेशा रिलेशनशिप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप बिना डायग्राम के नहीं लिख कर आएंगे स्टूडेंट। हमेशा हमेशा आपको रिलेशनशिप के क्वेश्चन जो है डायग्राम के साथ ही लिखने हैं। चलिए, रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट आ गया है, बट रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले मैं एक बार आपको आपकी फ्रैंक की बुक पर लेके जाना चाहती हूँ। वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे लगता है मुझे आपको मार्क करा देनी चाहिए। मैं आपको पहले वहाँ लेके चलूँगी। ये आप फ्रैंक की बुक देख रहे हैं, मेरे पास स्कैन्ड कॉपी ऑफ फ्रैंक की बुक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये आपका चैप्टर दिखाई दे रहा है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू वाला चैप्टर। यहाँ पे बहुत सारी मैंने मार्किंग करी हुई है पढ़ाते वक्त। मैं इस समय चैप्टर की बिगनिंग पर पहुँच रही हूँ और कुछ एक चीज़ें जो कुछ पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं उन पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उनको अच्छे से मार्क कर लें। ओके, ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये लैंग्वेज आपको लिख के आनी है जब हम बात करते हैं। ये आपका जो भी पेज नंबर होगा, मेरी बुक जो है थोड़ा पुराने एडिशन की है इसलिए मैं पेज नंबर नहीं बोल रही हूँ। TVC कर्व का जहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है आप उन पेजेस पे चले जाइए। अकॉर्डिंग टू माय बुक दिस इज पेज नंबर 137। आपकी बुक में ये थोड़ा आजू बाजू हो सकता है। अब यहाँ देखिए, जहाँ पर TVC कर्व का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है वो देखिए, द TVC कर्व इज कॉन्केव डाउनवर्ड अप टू जो भी लेवल बताया है। फिर उसके बाद बताया है इंडिकेटिंग दैट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। इनिशियली टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करती है, उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट सब्सिक्वेंटली बियॉन्ड OQ लेवल ऑफ आउटपुट इट इज कॉन्केव अपवर्ड। ये कॉन्केव डाउनवर्ड एंड कॉन्केव अपवर्ड वर्ड जरूर 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 लिख के आना है आपको। आप इसे लिखना नहीं छोड़ेंगे बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। कई बार बच्चे सोचते हैं ऐसा कि अरे ये तो ऐसी लाइन है, इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है, ये नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बुक से देखना है, बुक से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मार्क करके लिखना है क्योंकि आपको जो कीवर्ड्स है उन्हें तो लिखना ही है। ये बहुत हाई फाई इंग्लिश लिखी हुई है और ये जो है ये तो हमें आएगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। यू हैव टू ट्राई लर्निंग इट। और मुझे लगता है अभी तक आप में से बहुत सारे लोगों ने लर्न कर भी लिया होगा। इसके बाद में एक और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे ले जाना चाहती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इट स्लोप्स डाउनवर्ड। AFC कर्व के बारे में लिखा हुआ है, डाउनवर्ड थ्रू आउट इट्स लेंथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शोइंग द कंटिन्यूस फॉल इन एवरेज कॉस्ट विद द इंक्रीज इन द आउटपुट। तो बच्चों ये जो है कि आपका एवरेज कॉस्ट जो है कॉन्स्टेंटली फॉल करते रहेगी, उसके बारे में क्वेश्चन ये कि ये लाइन उठ के भी आ सकती है कि वाई इट इज डाउन इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स थ्रू आउट इट्स लेंथ। ये करके भी यही स्टेटमेंट, वाई डज AFC कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स थ्रू आउट इट्स लेंथ, ऐसा करके भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन विदाउट फेल आप यहाँ से पढ़ लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस एक्सप्लेनेशन को लर्न कर लें यहाँ से। देन इसके बाद एक 2-3 पॉइंट एक जगह पर लिखे हुए हैं, वो भी मैं आपको मार्क करवा
दिखा दूं, ये सारे पॉइंट बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन द एवरेज कॉस्ट कर्व, ये देखिए मैं अपने जब क्लास में से टीच कर रही थी मैंने यहाँ पे 5 स्टार लगाए हुए हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। व्हाई डज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होता जाता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल इंटरसेक्ट ईच अदर। एक बार मैं आपको दिखा दूं कि कैसे कम होता जा रहा है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, ये रहा, ये देखिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज रिड्यूसिंग, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। रीजन इज दैट एएफसी ने कभी एक्स को इंटरसेक्ट नहीं किया, एएफसी कैन नेवर बी जीरो, सो डू द डिफरेंस बिटवीन एटीसी एंड एवीसी विल नॉट बी इक्वल। व्हाई? अगर एएफसी जीरो हो गया ना, इसका मतलब क्या है, एटीसी इज इक्वल टू टीवीसी, एवीसी हो जाएगा। मतलब तो पूरी की पूरी टोटल एवरेज कॉस्ट जो है वो किससे बनी है, एवरेज टोटल कॉस्ट बनी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऑलवेज देयर विल बी सम कंपोनेंट्स ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट स्टूडेंट। दैट इज व्हाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टर होता जाएगा, लेकिन दे विल नॉट मीट ईच अदर। देन दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीसी कर्व इज यू शेप्ड। क्यों एटीसी कर्व यू शेप्ड होता है, उसका रीजन बताया हुआ है। द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम इज नोन एज द ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। जहां पे सबसे नीचे आएगी वहीं पर स्टेज 2 में प्रोडक्शन करता रहेगा आपका जो प्रोड्यूसर है, और इसके यू शेप होने का सीधा कनेक्शन जो है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के साथ। तो इससे आपको जरूर से लिख के आना है स्टूडेंट। देन उसके बाद द मिनिमम पॉइंट ऑन एटीसी कर्व इज रीच करस्पॉन्डिंग टू द लार्जर आउटपुट, ये वाला पॉइंट भी। तो ये तीनों पॉइंट आपको बच्चों बहुत अच्छे से यहाँ से पढ़ के जाने, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। सो विदाउट फेल यू आर गोइंग टू डू दिस। नाउ मैं जा रही हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज योर रेवेन्यू। इस चैप्टर के अंदर 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है कॉस्ट का कॉन्सेप्ट और दूसरा है रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। तो हम रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाते हैं। मैं आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत डिले हो गया सेशन बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इश्यूज, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू गिव यू एज मच एज पॉसिबल। बहुत डीप में जाकर, डेप्थ में जाकर पढ़ाने का भी वैसे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक दिन के बाद आपका एग्जाम है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ टू टच अपॉन ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए टोटल रेवेन्यू के बारे में देखते हैं। टोटल रेवेन्यू जो होता है वो होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। जब हम प्राइस इनटू क्वांटिटी करते हैं तो उसे बोला जाता है टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टीआर इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू, या हम बोल सकते हैं समिशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल का मतलब वही है, यहाँ पे टीआर एन माइनस 1, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इसको अगर हम जोड़ दें सारे के सारे मार्जिनल रेवेन्यू को तो वो टोटल रेवेन्यू बन जाता है। मार्जिनल का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, चेंज इन द टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट इज सोल्ड। सो मार्जिनल इज डेल्टा टीआर डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, या फिर हम बोल सकते हैं टीआर एन माइनस 1। इसे बोलेंगे हम कि ये है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो टीआर को जब क्यू से डिवाइड कर दिया जाता है तो वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू। और क्योंकि टीआर में हमने पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू करके निकाला था तो टीआर निकला था, अब उसको हमने डिवाइड बाय क्यू कर दिया तो जो बचेगा वो है प्राइस। इसीलिए इन ऑल फॉर्म्स ऑफ मार्केट एआर मतलब एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस सेम ही होता है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू का मतलब रेवेन्यू पर यूनिट, और रेवेन्यू पर यूनिट का मतलब ही तो प्राइस होता है ना। दैट इज व्हाई इट इज वन और द सेम थिंग ओनली। अब आगे जाते हैं और देखते हैं What is the relationship between total revenue, marginal revenue? अगर मैं बात करूँ perfect market, ये है perfect market, अंडर perfect competition के अंदर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस तीनों एक ही होते। वाई तीनों एक ही होते? क्योंकि जो फर्म होती है अंडर दिस थिंग, अंडर परफेक्ट मार्केट, वो होती है प्राइस टेकर। वो सिर्फ अपना आउटपुट एडजस्ट कर सकती है, वो प्राइस नहीं डिसाइड कर सकती ऑन इट्स ओन। इसीलिए हम देखते हैं कि फर्म अंडर द परफेक्ट मार्केट इज द प्राइस टेकर, एंड उसका कोई भी ज़्यादा नंबर ऑफ आउटपुट सेल करने के लिए प्राइस बढ़ाने का उसके पास स्कोप ही नहीं है, बिकॉज फर्म प्लेज द इनसिग्निफिकेंट रोल इन द मार्केट। दैट इज वाई हम देखते हैं शैला चौधरी, हेलो, हम देखते हैं यहाँ पर कि आपको मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस तीनों बराबर दिखाई देता है। जबकि टोटल रेवेन्यू, ये मैंने अपने जो मॉडल टेस्ट पेपर्स बनाए थे, मॉक टेस्ट बनाए थे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी था कि ये जो टोटल रेवेन्यू होता है, ये टोटल रेवेन्यू का कर्व किस मार्केट में कॉन्स्टेंटली ग्रो करता है। यही मार्केट ऐसा है परफेक्ट मार्केट जहाँ पर इट विल बी राइजिंग बाय द कॉन्स्टेंट रेट, इसीलिए ये 45 डिग्री लाइन होगा और
और ये रीज़न क्या है इसका, क्योंकि ऑलरेडी नॉर्मल प्रॉफिट पे जो प्रोड्यूसर है वो सेल कर रहा होता है और वो ऐसे ग्रो करता है। तो दैट इज़ वाई टोटल रेवेन्यू कर्व का जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है। देन रिलेशनशिप्स, मुझे लगता है रिलेशनशिप आप पढ़ पाएंगे अपने आप, मैं सिर्फ डिस्कस करा देती हूँ व्हाट इज द शेप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व अंडर इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट में आप देखेंगे, आपने परफेक्ट मार्केट में क्या देखा, प्राइस, टोटल मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू सब एक ही लाइन पर है, जबकि यहाँ पर नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये इम्परफेक्ट मार्केट है, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू दोनों आपकी डाउनवर्ड फॉल करते रहते हैं, लेकिन एवरेज रेवेन्यू बहुत फॉल कर रहा है, फिर भी इट विल नेवर टच एक्स एक्सेस को कभी भी वो टच नहीं करेगा, वेयर एज मार्जिनल रेवेन्यू टच भी करेगा, मतलब जीरो हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट देखें, टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि आपका टोटल रेवेन्यू जो है ना, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करता है टिल अ सर्टेन पॉइंट, और उसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है, उसके बाद इट स्टार्ट्स फॉलिंग। ओके, सो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसा है, इट वेंट अप टिल अ सर्टेन पॉइंट, इट बिकेम कांस्टेंट एंड इट स्टार्टेड फॉलिंग। सो ये है आपके टोटल रेवेन्यू का बिहेवियर। ओके, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। सो इतना हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, आपकी जो पूरी यूनिट है 15% के लिए, मतलब 12 नंबर के लिए आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देके पढ़ लेना चाहिए। एंड काफ़ी सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि कहाँ से इसके आंसर्स लिखने हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बहुत बहुत एम्फेसिस के साथ बोलना चाहती हूँ कि आप किसी भी और सोर्स के पास मत जाइए। आपकी जो बुक है दिस इटसेल्फ, आपकी जो फ्रैंक की बुक है दिस इटसेल्फ इज मोर देन सफिशिएंट। आपको किसी और जगह से कोई भी आंसर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको जाना है तो आप चले जाइए कहाँ पर, आप पीपल्स परफॉर्मेंस को देख लीजिए, जो कि आपकी CISC की साइट पर दिया हुआ है, CISC.org के ऊपर आपको पीपल्स परफॉर्मेंस मिल जाएगी, आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, करंट ईयर के एंड पिछले साल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिए। और किसी भी सोर्स के ऊपर आप नहीं जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो हो सकता है फ्रैंक को स्टिक करके ना हो, और वहाँ रिस्क है कि हो सकता है आपको मार्क्स ना मिल पाए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप वहाँ से देखिए। अगर अभी लाइव सेशन में कोई बहुत सारे बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी पूछ रही हूँ कि अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। वी आर ऑलरेडी लेट, आपके पास अभी डाउट है तो विद इन 1-2 मिनट्स आप डाउट्स मुझसे पूछ लें, मैं आपके डाउट्स क्लैरिफाई करूँगी। अदरवाइज डजेंट मैटर, इस समय सबका अपना अपना शेड्यूल होगा पढ़ने में, तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि बहुत बड़ा क्राउड जो है मेरे पास लाइव में आएगा। आप बाद में ये सेशन अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं एंड वहाँ आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। मैं ज़रूर आपके डाउट्स सॉल्व करूंगी एंड मैं कोशिश करूंगी जल्दी ही एक दूसरा सेशन भी करने के लिए। ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स का नहीं होगा, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए जो आपका बिजनेस स्टडीज़ का पेपर आ रहा है या फिर आपका अकाउंट्स का पेपर आ रहा है, उसके लिए सेशंस रख दिए जाएंगे। लेकिन यस, आई विल ट्राई टू कम लाइव फॉर मोर सेशंस। अभी किसी को डाउट है तो आप पूछ लें। I am waiting for the doubts to come. प्रिंस सिंह, यस बेटा, आपका हेलो पहले तो हेलो, थैंक्स फॉर कमिंग ओवर हियर। अगर कोई डाउट्स हैं तो मैं आपके डाउट्स लेने के लिए तैयार हूँ। किसी को भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। आपके पास 1-2 मिनट का समय है बच्चों, डाउट्स पूछिए, अदरवाइज हम ये सेशन एंड करेंगे।
ओके, इट सीम्स डाउट्स नहीं है अभी, कोई बात नहीं। अगर आपके पास कोई डाउट्स अभी नहीं है, हो सकता है बाद में कोई डाउट्स आए, सो वील सी इट एट दैट टाइम। आप कभी भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने डाउट्स को, उन डाउट्स को लेकर मैं आपका डाउट जो है वो क्लैरिफाई कर दूंगी, आपका क्लैरिफिकेशन दे दूंगी, आपकी डाउट सॉल्व कर दूंगी स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ओवर हियर। थोड़े ग्लिचेस हो गए उसके लिए सॉरी, बट येस वील ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट इन द कमिंग डेज, एंड आपको जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं आपको वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूँगी। प्रिंस सिंह ने एक डाउट पूछा है, टीचर जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी के बारे में जानना है। ओके, सो प्रिंस, मैं आपको एक बात बोलने वाली हूँ कि कल सुबह में इसके ऊपर एक वीडियो आएगा। सुबह मतलब आफ्टरनून तक आपको इसके ऊपर एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम के ऊपर ही एक लेक्चर लेने वाली हूँ बेटा। तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। एंड यू आर सेइंग दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब, आप किसी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सब जगह ये काम आने वाला है। ओके, सो आप वहाँ पर देख सकते हैं। कल मॉर्निंग में आपको, आफ्टरनून में सॉरी नॉट मॉर्निंग, आफ्टरनून में आपको इसके बारे में एक ज़रूर वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अभी तो थोड़ा सेशन डिले हो गया है एंड इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक, तो मैं अभी वहाँ नहीं जा पाऊँगी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको फिर कल। आपका एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा कल ऑन एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम, जो आपका नेशनल इनकम का चैप्टर नंबर 19 है। ऑल टुगेदर हमारे पास 20 चैप्टर्स है। आप वहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर नंबर 19। आप टुडे कब लाइव होगी? मैं आज तो अब लाइव नहीं होने वाली हूँ। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन टुमारो। टिल देन बाय, हैव अ